कुदरत का नियम है कि अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें पिछली सीढ़ी को भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बट आजकल की दुनिया में लोग अगली सीढ़ी चढ़ना तो चाहते हैं बट पिछली छोड़ना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, और डिफरेंट टाइप के जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं या उनकी जो वैल्यू होती है वो कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़े लेवल पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड में जो भी आपके दिमाग में मैग्नेटिक कि क्वेश्चन या चुंबकत्व के जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे वो सभी के सभी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म से। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में आ जाइए पहले। तो आप मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैग्नेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मैग्नेट क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है। तो मैग्नेट एक फेरस ऑक्साइड Fe3O4 का एक ऑक्साइड होता है जो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अपनी ओर आकर्षित करने की क्वालिटी की वजह से इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट बनाती। अब थोड़ा सा ये हो गया कि कैसे मिला। तो मैग्नीशिया एक जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कैसे हुआ। एक पर्वत या पत्थर जो भी आप याद रखें वैसे ये होता है, और वो करता क्या है कि लोहे की छीलन को आकर्षित करता है। मतलब लोहे की जो छीलन होती है, जो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल बुरादा होता है, उसे वो आकर्षित करने की क्वालिटी रखती है, इसलिए उसके अंदर आकर्षण की क्वालिटी आ जाती है, जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेट की। सिंपल से मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट कुछ इस टाइप का होता है। सपोज कर लीजिए ये मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट में मैंने बताया कि लोहे की छीलन को आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा चित्र आपके लिए बनाते हैं कि मैग्नेट कैसे काम करने वाला है। तो ये हमारे पास हो गया एक मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की बार दंड चुंबक है। इसमें इसको N मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। ठीक है, NS, या फिर रुकिए इसको इधर मानिए S, इसको N इधर मानिए। ये हमारा हो गया N, ये हो गया हमारा S, ये इस तरफ हो गया N, इस तरफ हो गया S। अब क्या होगा, इस चुंबक के अगर हम साइड में यहाँ पर कुछ चीज़ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर लोहे की छीलन रखेंगे तो हम देखते हैं कि वो छीलन को जो बुरादा होता है वो अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक्सपेरिमेंट। उसमें आप क्या समझिए कि अगर हम एक मैग्नेट लेते ही, हमने मैग्नेट लिया, इसको हमने ऐसे रख लिया, रखने के बाद में हम देखते हैं, अगर इसके नीचे पेपर रखें, पेपर रखने के बाद में ये N है, ये S है, तब हम अगर ये देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा सब जगह से इसको बुरादा फैला दिया, ठीक है, जो लोहे की छीलन का बुरादा होता है, अगर वो हमने नीचे फैला दिया तो ये मैग्नेट रखने पर थोड़ी सी लाइन्स बन जाती हैं। ठीक है, लाइन्स कैसी कि एक जो बुरादा फैला हुआ होगा वो लाइंस में आ जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैग्नेट लीजिएगा, मैग्नेट को ऐसे रख दीजिएगा और उस मैग्नेट की चारों तरफ बुरादा डालिएगा, जब देखेंगे तो उसमें लाइन बन जाएंगी। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा हो गया। अब जो लाइन्स निकलती हैं उन लाइन्स को क्या कहते हैं, उन लाइन्स को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी चुंबकीय सुई या कोई भी मैग्नेटिक निडल ले जाने पर वो निडल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, ऐसे से हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थी, ऐसे हो गई। जो डिस्प्लेस हो जाती है, उस डिस्प्लेसमेंट की जो कारण होता है, जो उसका मेन रीज़न होता है, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न है यहाँ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना क्लियर है। अब डिफिनेशन कैसे क्या लिखना है आपको ये याद रखिए। डिफिनेशन लिखनी है किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर एक चुंबकीय सुई ले जाने पर वो एक बल का अनुभव करती है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है ये मैं समझाता हूँ। ये आपके पास एक मैग्नेट हो गया, वो मैंने वहाँ पे बना दिया है। यहाँ पर आप समझिए, मैंने एक ये मैग्नेट ले लिया, ये हमारा एक मैग्नेट है बड़ा सा।
ठीक है, ये इसका N है, ये इसका S है। अब आप समझिए कि N से जो है रेज बाहर निकलेंगी और S में जाकर समा जाएंगी। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ से एक रेज बाहर निकली ऐसे करके और ऐसे करके वापस आ गई और यहाँ पर वो एंटर कर गई। ठीक है, अब इसके अंदर का काम समझिए, ये इसके अंदर जाएगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये कैसा कर्व बनाएगी, आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस टाइप का कर्व बनाती है, किस टाइप का वक्र बनाती है, बंद, खुला, कैसा भी नहीं, समतल, प्लेन, ऐसे करके तो बंद कर्व बनाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कर्व बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व बनाती है बंद नहीं, स्मूथ, मतलब सिर्फ वक्र बनाती है, पर बंद नहीं होता, वो खुला वक्र होता है, सिर्फ ऐसे करके होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये इधर से निकली, इधर से एंटर कर गई, ये हो गया। एक दूसरी इधर से निकली, ये इधर बन चली गई, इधर से निकली और इधर एंटर कर गई। एक और निकली मान लीजिए ऐसे करके, ये ऐसे निकली, ऐसे निकली और ये रोज़ ऐसे निकली। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ये N हो गया, ये S हो गया, N से निकल के S में इंटर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल रखेंगे, ये हमने रख दी मैग्नेटिक निडल, ये मैग्नेटिक निडल, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी ऐसे ऐसे करके। जब ये डिस्प्लेस्ड होगी तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है इसका मतलब ये निडल यहाँ पर घूमेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, काम नहीं करेगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आ जाइए दूसरे में, ये हो गया इतना। अब इसके आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ मैं आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है कि ये N से निकलती है और S में एंटर हो जाती है और ये बंद कर्व बनाती है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, काटती नहीं है, क्योंकि इतने दांत नहीं होते। ठीक है, काटने वाले के दांत कहाँ हो जाएंगे बताओ, नहीं होंगे ना। तो ऐसा नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि काटती नहीं है क्योंकि इनके दांत नहीं होते। ये तो एक फैक्ट है आपको समझाने के लिए। ये नहीं काटती है क्योंकि अगर इसे कट करेंगे तो वहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगी जो कि होना नामुमकिन है। मतलब वहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो नहीं हो सकता। ठीक है, ये बंद कर्व बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड काटती नहीं है और ये स्ट्रेट इन्फिनिटी में भी जा सकती हैं, चलती हैं। ठीक है, दूसरा, ये 3-4 हो गई प्रॉपर्टीज़। N से निकल के स्मूथ का बनाती है, काटती नहीं है और फील्ड जो है मैग्नेट किसी भी दूसरे को इफेक्ट कर सकती है। और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मान लो काम कर रही हो, सपोज करिए ऐसे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये N हो गया, एक यहाँ पर भी N हो गया। ठीक है, ये N, तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी और एक ऐसे निकलेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी 0, आपको ये भी याद रखना है। फिर N से निकल के S में जाती हैं। दूसरा, अगर हम एक यहाँ पर दंड चुंबक ले रहे हैं, अगर इसको हम 3 भागों में तोड़ दें ऐसे करके, तो अगर ये N था तो ये S हो जाएगा, फिर ये N बन जाएगा, ये S हो जाएगा, ये N बन जाएगा और ये S हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी। अगर हम दंड चुंबक को तोड़ते हैं तो सेम जैसा पहले था वैसा ही ये बिहेवियर करने लगता है। अब इसकी एक और क्वालिटी है डाइपोल स्ट्रेंथ, कि डाइपोल स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो डाइपोल स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, हालांकि डाइपोल स्ट्रेंथ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ बस, वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, इतना हो गया, तो मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा बताता हूँ आपको अच्छा सा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो गॉस, जो मैक्सवेल ने नियम बताया था, B डॉट डी एल इज इक्वल 0, एक ये भी नियम है, आपको ये भी थोड़ा सा देखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, ये मैग्नेट हमने बना दिया है। मैग्नेट की जो प्रभावी लंबाई होती है 5/6 होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, क्या मूविंग चार्ज, जो चार्ज चल रहा है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करता है, कितना फोर्स लगता है या नहीं लगता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे काम कर रहा है, ये सभी देखना है हमें मूविंग चार्ज पर। ठीक है,
तो मूविंग चार्ज अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैं आपको पहले दूसरी चीज़ बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे क्या काम करती है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप से काम करती है, ठीक है। एक होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जाती है, एक ऊपर निकलती है, ठीक है। तो जब ऊपर निकलेगी, कागज के तल के ऊपर निकलेगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जब ऊपर निकलेगी तब उसका इंडिकेशन क्या होगा, क्योंकि इस इंडिकेशन में ही आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि इंडिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो इंडिकेशन करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और जब अंदर जाएगी तब क्या होगा, ठीक है। तो आप याद रखिए, जब भी किसी भी कागज के तल पर लंबवत बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी तब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है। इसका मतलब है आउट, आउट मतलब बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है, मतलब बाहर जा रही है, ठीक है। बी का मतलब इसका है बाहर निकल रही है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, यहाँ पर ये हो जाएगा सिंबल क्रॉस, इसका मतलब क्या है, अंदर जा रही है, इन, अंदर की ओर। जब अंदर जाती है तो तीर का आपको ये दिखता है ना, बैक साइड दिखता है, वो कुछ ऐसा होता है पीछे से निकलने पे। जब अगर आप तीर बनाएंगे ऐसे करके तो वो कुछ ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके, तो ये हो गया इन, मतलब तीर अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। दूसरा एक, बस यही दो इंडिकेशन आपको सही से समझने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मूविंग वाला। अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने ये मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर काम कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर काम कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर काम कर रहा है और हम इसमें एक मूविंग चार्ज, ये Q है और इसका मास m है और ये इसके अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है, Q है, इसके अंदर इंटर कर रहा है, तो इसके अंदर कौन सा एक्शन होने वाला है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल इसके अंदर इंटर करेगा तो इससे पहले एक आपको रूल याद करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये आपको वेलोसिटी बताएगा और ये बताएगा करंट, ठीक है। एक ये भी रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट, लेफ्ट हैंड रूल। ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, बट इससे हमारा काम चल जाता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ये इसके अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। क्यू का मतलब क्या है, धारा भी बोल सकते हैं, मूविंग चार्ज का मतलब धारा ही तो होता है ना, पर सेकेंड, जब पर यूनिट टाइम पर कोई भी चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ता है तो उसे हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये गया आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर या अंदर की ओर, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। अगर ये बाहर की ओर काम कर रहा है, इसका मास m है, तो इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, इस पर लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी होगी F प्रोपोर्शनल टू, पहले तो V, जिस वेलोसिटी से जाएगा उसकी वेलोसिटी पर काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आपको, वेलोसिटी, क्या लिखोगे, V। फिर F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। F इज इक्वल Q, प्रोपोर्शनल टू Q, और F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा B, ठीक है। फिर F प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये सारे के सारे, एक, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, इन चारों को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मिक्स करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल K Q V B साइन थीटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो B है और जो V है, इन दोनों में से साइन थीटा किसके लिए आया है, तो साइन थीटा आया है आपके V के लिए, ठीक है। V जिस एंगल से जाएगा उस एंगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि एंगल की वैल्यू में भी आपको समझाऊंगा कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे ये इसके बाद अंदर जाता है, जो V वेलोसिटी का Q चार्ज है, वो इसके अंदर जाते ही एक फोर्स अनुभव करता है, ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है, समझ रहे ना। ये इसके अंदर जैसे ही जाएगा वैसे ही एक फोर्स का अनुभव करेगा। फोर्स अनुभव करने से क्या होगा,
ये इसके अंदर जाके घूमने लगेगा। अच्छा घूमने लगेगा तो कैसे घूमने लगेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इस पर किधर से फोर्स लगेगा? ये तो मैंने आपको कुछ बता दिया। अगर इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए तो कैसे लगेगा? ये क्यू है, वी इधर जा रहा है तो करंट डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, करंट ये हो गई, फोर्स इधर लगेगा। तो मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया करंट, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मैंने बना दिया ऊपर की तरफ। ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई, इसको मैं साफ करना पड़ेगा। चलो इसको नीचे से ऊपर बना लेते हैं। मैंने आपको रूल तो बताया ही नहीं पहले, मैं आपको रूल बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। इसी रूल का ज़्यादा रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर ज़्यादा रूल आप याद करोगे ना तो भूल जाओगे, इसलिए आपको ज़्यादा रूल याद नहीं करने। ये ऐसे से जाएगा और ये ऐसे घूमने लगेगा, ये ऐसे घूमने लगे। कैसे? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, मतलब ये चार्ज है, ये है फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और जा उधर की तरफ रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए ऐसे ये हो गया, इस टाइप से ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घूमता जाएगा, फोर्स भी घूमता जाएगा, फोर्स घूमता जाएगा। और देखो सर्किल बन रहा है, देखो ये सर्किल पूरा घूम के, देखो सर्किल बन जाएगा ऐसे करके, जैसे घूमेगा सर्किल बनता जाएगा, ठीक है। यही इसका रूल है, बेसिक सिंपल सा रूल है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जिस रेडियस पर घूमेगा हमने मान लिया वो रेडियस आर हो जाएगी, वो तो बात की बात करेंगे, अभी तो इतना समझो। ये इतना हो गया, F बराबर के। यहाँ पे के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 रख लेंगे। कैसे रखेंगे? अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, चार्ज की क्वांटिटी 1 होगी, वेलोसिटी 1 होगी, तो बी की वैल्यू 1 होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर 90, देखिए 90 पे एंगल कर रहा ना, ये 90 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल 1, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 होने पे कितना हो जाएगा? ये एफ इज इक्वल क्यू वी बी। अब सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, हमें सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है नोन है। हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है एफ इज इक्वल एम जी होती है, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, क्यू चार्ज है, यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। हमें यहाँ से बी का एक सुंदर सा यूनिट निकालना है जो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा एफ बाई क्यू वी इज इक्वल बी। तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम मीटर सेकेंड। एक ये हो गया आपका। अब अगर यहाँ से ये हमारा एक यूनिट हो गया, ये हमारा एक यूनिट हो गया, इसका नया यूनिट जो हम लोगों ने अभी बनाया है, ठीक है। किससे? मेरे से। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसका यूनिट नहीं बनाया, हालांकि इसका यूनिट टेस्ला होता है, गॉस होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हर चीज़ समझेंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा बी का यूनिट हो गया। अब इसकी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकलेगी? तो डायमेंशन एफ की होती है ml t - 2, ml t - 2 बाई क्यू क्या होता है at, और v क्या होता है lt - 1, lt - 1 हो गया ये। अब ये lt - 1 हो गया तो l से l कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ बचा m, पहले तो l से l कैंसिल, t - 2 t - 1 ये हो गया at, तो ये हमारा हो जाएगा t से t कैंसिल, t - 2 सेम टू सेम बचेगा, तो हो जाएगा t - 2, t - 2, ये t से ये t कैंसिल, ये t - एज इट इज l से l कैंसिल, ये हो जाएगा la - 1। ये हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये डायमेंशन हमारा हो गया, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर सही नहीं सही है। ml t - 2, at हो गया q, v हो गया lt - 1, l से l कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, और a से इतना, हाँ ये इतना हमारा हो गया डायमेंशन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा क्या बताइए सर कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है वेक्टर, सदिश राशि है ये, ठीक है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि पे आ जाइए। इतना हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया डायमेंशन, डायमेंशन ये हो गया हमारा। अब ये है क्वांटिटी, ये कैसी है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूले पे आ जाइए। F इज इक्वल टू क्यू वी बी।
इंटू साइन थीटा। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो जो ये पथ है वो पथ कैसा होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 1 नंबर में, कैसे पूछेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो जो चार्ज इसमें जा रहा है वो किस एंगल पर जाएगा या कैसे जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो वो बिना इफेक्टेड हुए सीधे निकल जाएगा, ठीक है, सीधे निकल जाएगा। अगर 90 है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाएगा और घूमता रहेगा। जैसे दुनिया वाले वो अपने मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग अपने रसमलाई चमचम में फंस जाते हैं। उससे आपको अलग रह करके पढ़ाई करनी है, अपना फोकस अपनी स्टडी पे लगाना है और कुछ बड़ा करना है। ओके, इतना हो गया। तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री पर क्या होगा, नो इफेक्ट होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल 90 पर क्या होगा, घूमने लगेगा, सर्कुलर पैथ बनाएगा, ये याद रखना है। थीटा इज इक्वल 45 डिग्री पर क्या होगा, सबसे एग्जाम अच्छा, ये क्या है, स्पाइरल, मतलब सर्पिलाकार घूमेगा, सर्पिलाकार घूमेगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए इसमें, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे। एफ इज इक्वल, हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं। एफ इज इक्वल होता है एम ए, एफ इज इक्वल होता है mv²/r, एफ इज इक्वल होता है 1/4πε0 q1 q2/r², एफ इज इक्वल टी इंटू डेल्टा ए, एफ इज इक्वल होता है q इंटू ई। ऐसे करके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको, है ना। तो इतना आ जाइए। तो हम यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये सर्कुलर घूम रहा है तो सर्कुलर घूमने के लिए इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगता है, अभिकेंद्र बल काम करने लगता है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू mv², ये रेडियस हमने ली ना r, ये हो गया r बराबर q v b साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमने रख ली 90, क्योंकि यहाँ पर 90 लिया गया है। तो v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, mv/qb, या ये कितना होता है, मोमेंटम होता है p/qb। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया है कि जो रेडियस होती है किस पर डिपेंड करती है, तो रेडियस डिपेंड करती है मोमेंटम पर, वेलोसिटी पर और q और b पर। अगर हम b को बढ़ा देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हाई कर देंगे, सपोज करिए अगर हमने इसको बढ़ा दिया, मतलब b हमने इंक्रीज कर दिया, तो r क्या होगा, r छोटा हो जाएगा। मतलब अगर हमने b बढ़ाया है तो यहाँ पर जो गोले बनने लगेंगे, छोटे छोटे गोले बनने लगेंगे ऐसे करके, ठीक है। अगर b बढ़ाएंगे तो, अगर हम b कम करेंगे तो क्या होगा, रेडियस बड़ा होगा, मतलब फोर्स कम लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने आंखें बना दी। इतना हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और रिलेशन बताते हैं। यहाँ पे हमने मोमेंटम ले लिया। अगर हम यहाँ पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यूज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, k इज इक्वल ½ mv²। ये है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, k इज इक्वल ई इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k/m रूट में स्क्वायर में जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जाएगी 2k/m रूट में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर r इज इक्वल m इंटू वी के बराबर कितना है, 2k/m रूट में बाई QB। ये जाएगा कितना हो जाएगा, 2km/QB, ये जाएगा रूट में। एक यहाँ से ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी क्या बनती है, तो यहाँ मैं इसको स्क्वायर में कर दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें, या इसका बढ़िया सा फॉर्मूला क्रिएट। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमने मान लिया कि सर्कुलर पैथ में चल रहा है। सर्कुलर पैथ में चलने के बाद में क्या होगा, अगर ये सर्कुलर पैथ में चल रहा है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, और अगर ये सर्कुलर पैथ में चल रहा है तो कोणीय वेग कितना होगा, और अगर ये सर्कुलर पैथ में चल रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर कितनी होगी, और इसमें टाइम कितना लगेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू एम वी। तो v इज इक्वल होता है r ओमेगा, तो ये हो जाएगा m/r ओमेगा अपॉन QB। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। क्वेश्चन में ये पूछेगा, क्या एक सर्कुलर पैथ में घूमता हुआ पार्टिकल जिसके पास Q चार्ज है, क्या उसकी वेलोसिटी या उसकी रेडियस
किन कारकों पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ओमेगा मतलब कोणीय वेग और बी में रिलेशन ये होता है, अगर ओमेगा को हम बढ़ा देंगे, कोणीय वेग बढ़ा देंगे, गणित इधर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। जैसे आपको पता है भारी लोग जल्दी जल्दी घूम नहीं पाते। अब ओमेगा क्या होता है, 2πn होता है। मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए आसानी से। v इज इक्वल होता है r ओमेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल होता है 2πn, 2πf इज इक्वल क्यू बी बाई एम। अब आप इसमें ज़रा चेक करिए कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ सर्किल, लगातार घूमने। अगर हम b को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही हमने यहाँ बताया था कि अगर इसको हम b को इंक्रीज़ कर देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, अगर इस हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के बाद में यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2π क्यू बी बाई एम। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसमें q और m तो कांस्टेंट है, सिर्फ बचा क्या b, तो f प्रोपोर्शनल टू b, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। अब f इज इक्वल टू 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा 1/2π, नीचे जाएगा इधर, ये हो जाएगा क्यू बी बाई एम। अब t उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 2πm/qb इज इक्वल टू t। ये फॉर्मूला ये टाइम पीरियड का हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और टाइम कम हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है, अगर ये जल्दी जल्दी घूमेगा तो टाइम कम लगेगा, यही यहाँ पे बताया गया। अगर हम b को इंक्रीज़ करेंगे तो t कम हो जाएगा, t को इंक्रीज़ करेंगे तो b डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपको छोटा सा फैक्ट है, याद रखना है, ओके। अब ये इतना हो गया। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से कोई भी ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है कि स्पायरल होता है, ये मतलब सर्पिलाकार स्पायरल, ये आपको याद रखना है। इसके ये वाले फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग बायो-सेवर्ट्स के लॉ पे, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट्स के लॉ पे आ जाइए। बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस मैग्नेटिज्म का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सारे के लगभग सारे के सारे फॉर्मूले से बनते हैं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के लिए हमें क्या करना है, एक वायर लेना है। पहले तो चित्र ऐसा दिया होता है बुक्स में, और इस चित्र को देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक्चुअल में ऐसा है क्या, जो समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो इसका मतलब क्या है। इस तरह से अगर इस तरह का चित्र दिया हुआ है और आप उसे समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। आज समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो हमने ले लिया, यहाँ पे एक आई करंट फ्लो हो रही है और ये छोटा सा भाग एक डीएल है। हमने इस तार के बहुत सारे पार्ट कर लिए, छोटे छोटे सेगमेंट कर लिए। उन सेगमेंट को कहेंगे करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट कहेंगे। करंट एलिमेंट में डीएल छोटा सा भाग है जिसको हमने कट कर लिया डीएल। इससे ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, और एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, एक यहाँ पे ले लिया, एक इसके सामने ले लिया, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट ले लीजिए आप, ये ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और डीएल इसकी छोटी सी लंबाई है। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, पहले तो यहाँ पॉइंट कर दीजिए। अब आपको याद रखना है कि क्रॉस और पॉइंट जो मैंने बताया था, अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है कि ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर अपना हाथ आप यहाँ पे सेट करेंगे तो ये करंट हो गई, ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे करके। समझ में आ गया ना आपको? तो ये हो गया हमारा बी, ये होगा इन, ठीक है, अंदर जा रही है, ये होगा बी आउट। बस ये इस फिगर का मतलब यही है। यहाँ पे लिखा होगा पी, एक पी पॉइंट होता है, जो पी का मतलब लोग लेते हैं, पी मतलब पॉइंट, पी मतलब प्रदीप, ठीक है, तो ये लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल पर है, यहाँ से यहाँ पर पी पॉइंट है, ये इसका एंगल थीटा है। डीएल और जो रेडियस है आर के बीच का एंगल है वो है थीटा, और थीटा जो है पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू DL, B प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये होता है। और एक और भी होता है B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, 1 बता रहा हूँ साइन थीटा। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, ये 4। अब ये 4 फार्मूलों को मिक्स करने के बाद में जो रूल आता है वो रूल आता है B इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r²। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो आ गया, अब यहाँ पर ये समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या। अगर यहाँ पर एक धारावाही चालक है, धारावाहिक नहीं है, जो सीरियल दिखाते धारावाही चालक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मतलब करंट I का मतलब क्या है, मूविंग चार्ज जा रहा है भैया, मूविंग चार्ज गया ऐसे करके। जैसे मूविंग चार्ज जाएगा तो वहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसका फॉर्मूला बताना है। यही बायो शिवर्ट भैया ने बताया। यहाँ पर क्या बताया, अगर मूविंग चार्ज जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ पर N लगाइए, यहाँ पर X लगाइए, बन गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर देखिए B प्रोपोर्शनल टू I हो गया, मतलब जितनी धारा होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है B बनेगा। ठीक है, जितना पार्ट होगा, जितनी लंबी लेंथ में छोटे से स्मॉल पार्ट के लिए लिया है, जितना छोटा स्मॉल पार्ट होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dB, ये हो जाएगा dB, ये हो जाएगा dB, ये हो जाएगा dB, और ये हो जाएगा dB, और ये भी हो जाएगा dB। अब जब ये आ जाएगा तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, टोटल वायर के लिए मान लो जो तार दिया है उस टोटल वायर का कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इतना हो गया पहले तो। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से बहुआ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, छोटे से बहुआ के लिए जो DL है, लड्डू अपना, लड्डू के लिए P पॉइंट पर है dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू DL, जितना छोटा पार्ट लेंगे उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और dB प्रोपोर्शनल टू r²। आपने याद होगा कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, आपको ये भी याद रखना दिमाग में कि हाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। अगर वो r² था तो यहाँ पर अगर दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, दूरी बढ़ रही मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, दूरी बढ़ रही मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। ठीक है, थीटा, अगर थीटा की वैल्यू सोचिए, अगर 0 कर दें, ये वाला मान यहाँ से हटा के हम यहाँ पर करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। किसी भी वायर के सामने से मान लो ये वायर है, इसके सामने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, फिर जब नीचे आएंगे 0 हो जाएगी। ये इसका खेला है। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको नेट कर देते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dB इज इक्वल हो जाएगा B, ये हो जाएगा μ0/4π IL साइन थीटा बाई r²। ये इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया बायो शिवर्ट का नियम। अब बायो शिवर्ट के नियम में आप सोच रहे होंगे कि μ0/4π कहाँ से आ गया। जैसे आपने पढ़ा था चार्ज के नियम में कि दो चार्ज होते हैं, उनके लिए जो चार्ज होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पे ε0 Q1 Q2/r², ये होता है ना। वैसे ही चार्ज के लिए भी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ली है उसके लिए डायपोल के लिए भी फोर्स लगता है। Fm इज इक्वल टू μ0/4π m1 m2/r²। वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूँ, देखिए। जो डायपोल मोमेंट के लिए होता है Fm मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π m1 m2/r²। अब यहाँ पर m1 m2 क्या है, अब यहाँ पर एक मान लीजिए डायपोल का जो स्ट्रेंथ है वो है m1, यहाँ पर स्ट्रेंथ है m2, वो इसके लिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये भी एक फॉर्मूला है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया इसको। इसकी वैल्यू होती है इतनी 10⁻⁷। अब ये हो जाएगा μ0 इज इक्वल टू 4π 10⁻⁷। हमें जो है μ0 की वो चाहिए, डायमेंशन चाहिए, और जो है हमें इसका यूनिट भी चाहिए, डायमेंशन भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, और डिफरेंट टाइप के वो भी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके निकालते हैं यूनिट। तो सबसे पहले B का निकालेंगे। B का हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, I नीचे जाएगा, L से ये L कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए μ0 की डायमेंशन, तो कितनी हो जाएगी, I कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा टेस्ला, पहले तो ये हो गया टेस्ला। ठीक है, ये देखिए मीटर स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कटेगा तो हो जाएगा मीटर ओनली, तो हो जाएगा मीटर, ये हो गया मीटर, इधर जाएगा। अब ये I है, I नीचे जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर पर एम्पियर। ये हो गया μ0 का
क्या हो गया, म्यू नॉट की यूनिट हो गई। अगर अब आपको म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए तो आपको यहाँ से बी की डायमेंशन उठानी पड़ेगी। ये बी है, हमने यहाँ पर बी की डायमेंशन न्यूटन पर कूलम मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन ये उठा के यहाँ रख दे तो कितना हो जाएगा, अगर ये डायमेंशन उठा के रखेंगे तो बी हो जाएगा हमारा एम टी माइनस टू ए -1 मीटर एल हो गया, और अपॉन में दिया है आई तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ए 1। तो ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, एम ये हो गया एम, ए 2 हो गया, टी एल टी -2 ए -2। ये हो गई हमारी डायमेंशन म्यू नॉट की। एक बेसिक फॉर्मूले के रूप में एक और वैल्यू आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो वैल्यू है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में कनेक्शन, जो रिलेशन होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ उधर, उसको मैं साफ करता हूँ पहले। तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है अच्छा खासा। मैं वो आपके लिए लिखता हूँ बढ़िया से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है 9 × 10⁹, ये तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, इतना हो जाएगा, ओके। अब ये हो रहा है, अभी हमने लोगों को निकाला है कि म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, इतना होता है। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्रॉस करने पे हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷ अपॉन 4 पाई 10⁻⁹ इंटू 9, इतना हो जाएगा। ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10⁻16 इंटू 9, ये हो जाएगा 1/3 × 10⁸, इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको पता होगा, आपने 1000 साल पहले पढ़ा होगा कि जो है सी की वैल्यू, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1000 साल पहले पढ़ा था ना आपने। ये हो जाएगा सी, तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने तो पढ़ा होगा, 1000 साल पहले आपने पढ़ा होगा ये तो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पूछता क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल कितना होता है, वैद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता का गुणनफल कितना होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1/LT - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/L² T - 2, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L - 2T + 2, मतलब प्लस क्यों 2 लिखेंगे ओनली, ये इतना हो जाएगा। ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब आई थिंक आप थक गए होंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत गर्मी भी हो रही है इस समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।